बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास होप्सो के सब आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मूवमेंट। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। अब लास्ट पोर्शन है जो कि मूवमेंट का आता है, जिसके अंदर मस्कुलर और नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स हैं। वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है इस लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर हम मोस्टली डिस्कस करेंगे नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने अच्छे तरीके से काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आ चुका है, और मस्कुलर सिस्टम के अंदर भी काफ़ी पोर्शन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा, जैसा कि पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि मूवमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टन सेल्स, कुछ सेल्स, प्रोटिस्ट और एनिमल्स ये मस्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन सेल्स हैं जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, सिलोमिक सेल्स हैं, प्रोटिस्ट सच एज द अमीबा है, ये नॉन मस्कुलर और अमीबाइड मूवमेंट करते हैं। अमीबाइड मूवमेंट कौन सी होती है? सूडोपोडिया के जरिए जो अमीबा मूव करता है, ठीक है, उसको अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं। अमीबाइड मूवमेंट किस किस सेल के अंदर हो सकती है? कहते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर भी अमीबाइड मूवमेंट होती है। अमीबा के अंदर तो होती है, जो कि हीलिंग ऑफ वाउंड के अंदर जो सेल्स मूव कर रहे थे उसके अंदर भी अमीबाइड मूवमेंट होती है, और मैनी ग्रोइंग सेल्स हैं उनके अंदर भी अमीबाइड मूवमेंट हो रही होती है। तो अब अदर प्रोटिस्ट सम एंड वर्टिब्रेट यूज, उन्होंने कहा कि कुछ जो जानदार हैं वो तो अमीबाइड मूवमेंट के जरिए, कुछ सीलिया के जरिए और कुछ फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं। मसल्स और मस्कुलर सिस्टम वो वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट ग्रुप का जो कि एंडोस्केलेटन जिनके अंदर मौजूद होता है उनके अंदर, और कुछ आर्थ्रोपोड के अंदर मस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, और कुछ अदर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मसल्स मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नॉन मस्कुलर मूवमेंट, कि किस किस तरह की नॉन मस्कुलर मूवमेंट होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, और किन किन जानदारों के अंदर ये मौजूद होती हैं। तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। नॉन मस्कुलर मूवमेंट, इसकी डिटेल, इसके अंदर दो पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। नंबर एक, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अमीबाइड मूवमेंट, और दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे सिलरी और फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी कि सीलिया और फ्लैजिला के जरिए जो मूवमेंट होती है। तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नियरली ऑल द सेल हैव ए कैपेसिटी टू मूव, उन्होंने कहा कि दुनिया का हर सेल मूव करने की एबिलिटी रखता है। क्यों? कि हर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, जो कि बेसिक फ्रेमवर्क है हर सेल का। तो जब साइटोस्केलेटन की, जो सेल का स्केलेटन है उसकी शेप चेंज होती है, तो एनिमल की चेंज होती है, सेल की शेप चेंज होती है। सेल की शेप चेंज होगी तो उसके जरिए वो मूव करेगा। जैसा कि प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट हैं, उनके अंदर नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया मौजूद है। यही तीन है हमने इसमें डिस्कस करने हैं। वाल द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती हैं सीलिया, फ्लैजिला वगैरह के अंदर। उन्होंने कहा कि यही प्रोटीन्स हैं हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और ये मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, मसल्स की मूवमेंट करवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक्टिन और मायोसिन सीलिया और फ्लैजिला वगैरह के अंदर भी मौजूद होती हैं, जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। तो अब सबसे पहला पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं, अमीबाइड मूवमेंट। लफ्ज़ से समझ लग रहा है कि अमीबा के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है, वो कौन सी है? अमीबाइड मूवमेंट। एज द नेम सजेस्ट, अमीबाइड मूवमेंट फर्स्ट ऑब्जर्व इन द अमीबा। प्लाज्मा मेंबर ऑफ द अमीबा हैव ए एडहेसिव प्रॉपर्टीज। एडहेसिव मतलब ये चीज़ों के साथ चिपकने की एबिलिटी रखती है। सिंस द न्यू सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम का मतलब होता है फुट, फॉल्स फुट यानी झूठा पांव, यानी कि असल तौर पर ओरिजिनली ये फुट नहीं होता, ये फुट की तरह एक्ट करता है। उन्होंने कहा कि सूडोपोडिया सब स्टेट के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही जो इसकी मेम्ब्रेन है, क्या कहते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है किसके साथ? किसी भी सबस्टेट के। फर्ज करो कि इधर से ये मेम्ब्रेन, जहाँ पे फाउंटेन जोन लिखा हो, इस जगह पे अटैच हो। अब क्या होगा? यहाँ से ये सूडोपोडी, ये किस तरफ ये मूव करना शुरू होते हैं, किस तरफ मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो जाती है, वो सूडोपोडी कहते हैं। एंडोप्लाज्म भाग के मूव करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, मेम्ब्रेन के साथ जाके लगता है, मेम्ब्रेन को आगे की तरफ पुश करता है,
और जहां से एंडोप्लाज्म आगे की तरफ जाता है तो एक्टोप्लाज्म है वो एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाता है, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में चेंज हो जाएगा, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में चेंज हो जाएगा। और मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट है वो जिस सबस्ट्रेट की तरफ के साथ अटैच हुआ होता है उस सबस्ट्रेट की तरफ क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन मूव करके उस सबस्ट्रेट के इर्द गिर्द लिपट जाती है और अमीबा भी आगे फॉरवर्ड मूव कर जाता है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर से एक्सटेंशंस निकलती रहती हैं जो कि फुक की तरह एक्ट करते हैं। ऐसे तौर पर ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस ही हैं जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की मूवमेंट के जरिए होती हैं। इनको क्या कहा जाता है बेटा, अमीबॉयड मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अमीबॉयड मूवमेंट कुछ सेल्स के अंदर भी होती है अमीबा वगैरह के बाद, तो वो भी डिस्कस करते हैं, अभी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो सीम्स टू ओवरस्लाइड द अंडरलाइंग साइटोप्लाज्म। कहता है साइटोप्लाज्म जब मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी रोलिंग, उन्होंने कहा कि ये एनालोगस टू द बुलडोजर ट्रैक रोलिंग ओवर इट्स व्हील्स। जैसा कि ये किसी चीज के ऊपर बुलडोजर है ना, उसके टायर हैं वो सड़क के ऊपर घूमते जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये किसी चीज के साथ अटैच होता है तो अमीबा उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन अपनी रोल कर लेता है। तो एज द अमीबा मूव एंडोप्लाज्म मूव फॉरवर्ड, वही बात करने लगे कि एंडोप्लाज्म मूव फॉरवर्ड और वो आगे की तरफ जाता है, वहां पर फाउंटेन जोन की तरफ सूडोपोडियम डेवलप हो जाता है, वो सूडोपोडियम टिप की तरफ एंडोप्लाज्म जाके एक्टोप्लाज्म में चेंज हो जाता है और साइडों वाला जो एक्टोप्लाज्म होता है वो एंडोप्लाज्म के अंदर चेंज हो जाता है और इस तरह से इनकी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है और अमीबा आगे मूव करके बिगन टू मूव फॉरवर्ड और अमीबा मूव करके आगे की तरफ चला जाता है। इसको क्या कह देते हैं आप लोग, अमीबॉयड मूवमेंट का नाम दे देते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है और साथ ये डायग्राम बना दोगे तो इट्स इनफ। 2 नंबर का ये होगा तो 2 नंबर का साथ इसके ये होगा, तो टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 4 या 5 नंबर का। तो अब आ जाती है सीलिया और फ्लैजिला। उन्होंने कहा विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के अलावा सीलिया और फ्लैजिला एनिमल फाइलम में बहुत सारे जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सीलिया आई लैशेज, क्योंकि सीलिया का आई लैशेज की तरह ये छोटे छोटे होते हैं और जो फ्लैजिला है उसका साइज बड़ा होता है, ये विप लाइक होता है धागे की तरह। उन्होंने कहा कि सीलिया शॉर्टर होते हैं, बेसिक जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती होती है, प्रोटीन वगैरह इनकी मिलती जुलती होती हैं कुछ। सीलिया जो है वो एक शॉर्टर है और शॉर्टर है साइज के अंदर और बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला लॉन्गर है साइज के अंदर और ये सिंगल होता है या पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। सिलरी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होती है, कोऑर्डिनेटेड ये कि एक तरतीब के साथ कुछ सीलिया मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूवमेंट करना है तो ये वो एक तरतीब के साथ, जैसा कि ये पावर स्ट्रोक के अंदर ये आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, रिकवरी स्ट्रोक के अंदर ये सारे के सारे इकट्ठे वापस जाएंगे, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो सीलियरी मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड, फॉर एग्जांपल इन सम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स cilia occur in the rows of the cilia beat slightly out phase one another। उन्होंने कहा कि ये वेव की फॉर्म में सरफेस के ऊपर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं रैपिडली इन द रिवर्स डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि जब वापस जाना होता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, यानी कि पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक इनके अंदर होता रहता है। इसके अलावा एपिडर्मस ऑफ द फ्लैट वर्म्स, उनके ऊपर निमर्टियंस, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सीलिया मौजूद होते हैं। इसी तरह से स्मॉलेस्ट स्पीशीज जो कि 1 मिलीमीटर लॉन्ग है उनके अंदर भी सीलिया मौजूद हैं। लार्जर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं जैसा कि पोलीक्लेड और ट्राइक्लेड वगैरह, उनके अंदर सीलरी क्रीपिंग वगैरह मौजूद होती है। तो काफ़ी सारे बड़े जानदार हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह से सीलिया वगैरह मौजूद होते हैं, हमारी सांस की नाली के अंदर जो म्यूकस की मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इसी तरह से पेरिस्टालसिस वगैरह जो हमारी इंटेस्ट जो होती है इसोफेगस के अंदर भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा किसके अंदर मौजूद होते हैं, मैंने आपको बताया सांस की नाली के अंदर भी कुछ सीलिया वगैरह मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद सिंस द सीलरी एंड मस्कुलर मूवमेंट आर कोएग्जिस्ट इन सम फ्री लिविंग flatworms and nemerteans, transition from the ciliary to muscular locomotion is likely to be taken among the flatworm like ancestor। कहते हैं जब एवोल्यूशन हो रही थी तो मसल्स की मूवमेंट और सीलरी मूवमेंट इकट्ठी होना शुरू हुई फ्लैटवर्म्स के अंदर पहली बार, और ऐसा 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 करके तो ये मॉडर्न एनिमल्स
जैसा कि ह्यूमन वगैरह के अंदर, सब के अंदर ये सिलरी मूवमेंट और दूसरी मस्कुलर मूवमेंट इकट्ठी कोऑर्डिनेट होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर याद करनी है। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है मसल्स के बारे में, जो कि आपने सेकंड ईयर के अंदर भी माशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है कि एक पावरफुल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इनके अंदर बेटा तीन चार प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 एक्साइटेबिलिटी, कैपेसिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, कि ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक्साइटेबल होते हैं। नंबर 2 एक्सटेंसिबिलिटी, ये स्ट्रेच हो के एक्सटेंड हो जाते हैं और उसके बाद अपनी जगह पर भी आ जाते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी। उन्होंने कहा कि इनको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, ये कंट्रैक्ट होकर हट के फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ये तीन इनकी मेन प्रॉपर्टीज है। और कंट्रैक्टाइल जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के, उनको क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स का नाम दिया जाता है, मस्कुलर फाइबर्स का नाम दिया जाता है। तो तीन तरह के मेनली मसल्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, और तीसरे नंबर पर कौन से होते हैं? कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी स्मूथ मसल्स क्या चीजें होती हैं। स्मूथ मसल्स बेटा आप लोगों को पता है कि दो तरह के मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारी मर्जी के बगैर मूव करते हैं, इनको हमारे कंट्रोल में नहीं आते, हमारी विल पावर के अंदर नहीं आते। एक स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। दिल भी खुद ब खुद धड़कता है, दिल के अंदर जो पाए जाते हैं मसल, जिन मसल्स का बना होता है वो कार्डियक मसल्स हैं। तो अगर देखिए स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ब्रेन सेंटर्स यानी कि हमारे इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप होते हैं और पैरेलल शीट्स की फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं। ये स्मूथ मसल हम अभी स्टडी कर रहे हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। और उन्होंने कहा कि स्मूथ मसल्स मेंटेन द गुड टोन, यानी कि नॉर्मल डिग्री ऑफ द विगर। विगर का मतलब एबिलिटी टू कंट्रैक्ट और टेंशन, यानी कि इनकी कंट्रैक्ट रिलैक्स करने की एबिलिटी बहुत अच्छी अपनी मेंटेन करके रखते हैं नर्वस स्टिमुलेशन के बगैर ही। जैसा कि स्केलेटल मसल को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जबकि इनको ऐसा कोई भी काम नहीं होता। ये जल्दी थकते नहीं है, ये मसल फटीग नहीं करते, जल्दी थकते नहीं है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मसल्स हैं इनवर्टिब्रेट के मसल टाइप है, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। या अडक्टर मसल्स भी स्मूथ मसल की ही टाइप है। अडक्टर मसल बेटा आप लोगों ने सिपियाँ देखी होंगी, ये जो होते हैं फ्रेश वाटर मसल्स, म्यूजल्स, उनके अंदर देखें तो वो उनके अंदर एक एनिमल मौजूद होता है, फ्रेश वाटर म्यूजल जो होता है, उसके इर्द गिर्द जो शेल होता है, उसके जो बाइवाल्व है, वो किसके जरिए? अडक्टर मसल के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो वो भी एक स्मूथ मसल की ही टाइप। और उसके बाद आगे क्या आ जाता है जी? उसके बाद आगे आ जाते हैं जी कार्डियक मसल। उन्होंने कहा कि स्टेरिएटेड मसल फाइबर जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई होता है, ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन वर्टिब्रेट के सिर्फ दिल के अंदर मौजूद होते हैं, उनको कार्डियक मसल कहते हैं। इनवर्टिब्रेट की बॉडी में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट के सिर्फ हार्ट के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये स्टेरिएटेड होते हैं, इनकी बॉडी के वो मसल के सेल के अंदर प्रोटीन के बैंड्स बने होते हैं, स्टेरिएशन बनी हुई होती है। कार्डियक मसल फाइबर ये इनवॉलेंट्री होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और स्टेरिएटेड होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स मौजूद इनके अंदर होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी कि ये ब्रांच्ड होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड है। स्केलेटल मसल भी अनब्रांच्ड है, जबकि कार्डियक मसल वाहिद मसल होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। ये इंटरलॉक्ड होते हैं, ये भी कभी थकते नहीं हैं और इनके अंदर भी कंट्रैक्ट रिलैक्स करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। उसके बाद स्केलेटल मसल बेटा ये भी स्टेरिएटेड है। नॉन स्टेरिएटेड मसल सिर्फ एक है, वो स्मूथ मसल है। ब्रांच्ड मसल सिर्फ एक है, वो है कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल कौन से हैं? वो भी स्केलेटल मसल है। वॉलेंट्री यानी कि हमारी मर्जी के जरिए, नर्वस सिस्टम के जरिए ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा, एक ये फर्क है। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्टेरिएटेड होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हड्डियों के साथ अटैच हुए होते हैं और हड्डियों को मूवमेंट करने के अंदर हेल्प करते हैं। ये मसल सिर्फ पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते, ठीक है। स्केलेटल मसल इसलिए पेयर्स की फॉर्म में हमेशा, एंटागोनिस्टिक पेयर जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एक फ्लेक्शन करता है और दूसरा एक्सटेंशन करता है। जैसा कि बाइसेप है,
जो कि बाजू के अंदर हैं, बाइसेप मसल्स हैं, डोले जिनको कहते हैं कि जी बाइसेप मसल्स हैं, फ्रंट अपर आर्म के फ्रंट के ऊपर मौजूद होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाजू की फ्लेक्शन हो जाती है, यानी कि कूनी मूव करके बॉडी की तरफ बाजू, अगला फ्रंट बाजू है, उसका डिस्टल एंड है, वो हमारी बॉडी की तरफ मूव करके आ जाते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, फ्लेक्शन। तो उसको एक्सटेंड कराने के लिए, या ये पुश करके वापस नहीं जा सकते, जबकि ट्राइसेप्स उनको वापस एक्सटेंड करते हैं, तो वो एक्सटेंशन कराने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये बेटा मसल्स हैं, कभी पुश नहीं कर सकते, सिर्फ पुल कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक एक्सटेंशन कराता है तो दूसरा रिलैक्सेशन करवाता है। तो ये 3 तरह के मसल्स की टाइप्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और नॉन मस्कुलर मूवमेंट 2 तरह के होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट और सीलरी और फ्लैजिलर मूवमेंट, ये इसके अंदर डिस्कस किए, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी। तो कल हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट का मस्कुलर सिस्टम किस तरह का होता है, पहले ये डिस्कस करेंगे, 1 से 2 टॉपिक किसके होंगे, उसके बाद वर्टिब्रेट का स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 लेक्चर, ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर और होंगे जिनके अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।